गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेद माता गायत्री शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आपका। तो अपन कृषि रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 मृदा जीवांश पदार्थ शुरू कर रखा है। उसने अपने 4 क्लासें हो गई थी, आज अपनी 3 क्लासें हो गई थी, आज अपनी 4थी क्लास है। तो इसमें जो पिछली जो अपनी क्लास थी उसमें अपने कार्बन चक्र साइकिल के बारे में पढ़ा था और ह्यूमस के बारे में, ह्यूमस के भौतिक गुण देख लिए थे, परिभाषा देख ली थी, रासायनिक गुण देख लिए थे। अब अपना जो आज की जो क्लास का जो टॉपिक है वह है ह्यूमस का निर्माण। ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है। ह्यूमस का निर्माण, तो देखो ह्यूमस का जो निर्माण होता है वो जीवांश पदार्थों के बहुत अधिक विच्छेदन पर होता है। जीवांश पदार्थों का लगातार विच्छेदन होता है, अर्थात तो टूटते जाते हैं, उसके बाद में ह्यूमस का निर्माण होता है। तो ये जो निर्माण होता है ये बहुत कहने का मतलब बहुत अधिक विच्छेदन पर होता है। तो इसे निम्न भागों में बांटा गया है ह्यूमस के विच्छेदन को, इसके निर्माण को। लिग्नोप्रोटीन का निर्माण, लिग्नोप्रोटीन का निर्माण या लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण, प्रोटीनेट का निर्माण। इसके पहली प्रावस्था ये है। दूसरी है लिग्नोप्रोटीन, दूसरी है रोधी अणु जीव उत्तक का निर्माण। रोधी अणु जीव उत्तक का निर्माण। और तीसरी जो है वो है प्रोटीन मृत्तिका संयोजन। प्रोटीन मृत्तिका संयोजन ये है। इन 3 प्रावस्थाओं के आधार पर या 3 भागों से मिलकर के किसका निर्माण होता है, ह्यूमस का। तो पहले में लिग्नोप्रोटीन का निर्माण होगा। कहने का मतलब लिग्निन प्रोटीन के साथ में संयुक्त होकर के यौगिक बनाएगा। अब शर्करा, इसमें जीवांश पदार्थ के अंतर्गत जो आसानी से विघटित होने वाले पदार्थ हैं उसमें शर्करा है, स्टार्च है, ठीक है ना। शर्करा, स्टार्च, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, ये जो पदार्थ हैं इनके विच्छेदन होने पर शीघ्रता से हो जाता है। उसके बाद में बचता है क्या, लिग्निन। और ये लिग्निन है, ये प्रोटीन के साथ में संयुक्त होकर के लिग्नोप्रोटीनेट पदार्थ बनाता है। लिग्निन, तेल, वसा आदि की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि इनका तो विच्छेदन हो जाता है तो इनकी तो मात्रा क्या हो जाती है, कम मात्रा हो जाती है। और इसके लिग्निन की मात्रा, तेल, वसा, इनकी मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इस प्रकार लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण होता है। प्रतिरोधी पदार्थ नाइट्रोजन के साथ संयोग करके लिग्नोप्रोटीनेट बनाते हैं, ठीक है ना। और रोधी अणु जीव उत्तक का निर्माण, तो रोधी अणु जीव उत्तक का निर्माण वही शर्करा और अन्य पदार्थों का विच्छेदन होता है। उसके बाद में सूक्ष्म जीव भी अपना अणु जीव उत्तक बनाते हैं। सूक्ष्म जीव एक प्रतिरोधी अणु बनाते हैं जिसे अणु जीव उत्तक कहते हैं। और कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन के दौरान जीव अणु पॉलीयूरेनाइड नामक यौगिक का संश्लेषण करते हैं। कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन के दौरान पॉलीयूरेनाइड जीव अणु पॉलीयूरेनाइड का निर्माण होता है।
पॉलीयूरेनाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। और पॉलीयूरेनाइड नामक यौगिकों का संश्लेषण होता है जिसमें अणुजीव ऊतक मिल जाते हैं। इस प्रकार इनका निर्माण अणुजीव ऊतक का, रोधी अणुजीव ऊतक का निर्माण हो जाता है। अब आता है प्रोटीन मृतिका संयोजन। कले एक अम्लीय लवण होता है, ठीक है ना, कले होता है, कले एक अम्लीय लवण, अर्थात इसमें अम्ल की मात्रा होगी, अम्लीय गुण पाए जाते हैं। प्रोटीन में क्षारीय गुण होते हैं और प्रोटीन में क्षारीय गुण होते हैं, ठीक है ना, क्षारीय गुण होते हैं तो ये आपस में जुड़ करके किसका निर्माण बनाते हैं, प्रोटीन मृतिका का निर्माण बना लेते हैं। अर्थात अम्लीय और क्षारीय गुणों में संश्लेषण हो जाता है तो ये एक उदासीन यौगिक प्रोटीन मृतिका का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार अंत में ह्यूमस का निर्माण होता है। तो इन सभी प्रावस्थाओं के आधार पर मिश्रण बन करके हमें क्या प्राप्त होता है, ह्यूमस। तो आप लिखना शुरू करेंगे, टॉपिक डालेंगे ह्यूमस का निर्माण, और ह्यूमस के निर्माण में लिखेंगे ह्यूमस एक जटिल पदार्थों का मिश्रण है। ह्यूमस एक जटिल पदार्थों का मिश्रण है। ठीक है ना, जिसका निर्माण जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रमों द्वारा, जिसका निर्माण जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रमों द्वारा होता है, जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रमों द्वारा होता है। नीचे लिखेंगे अब जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रमों द्वारा होता है। और इसका निर्माण निम्न भागों में, इसके निर्माण को निम्न भागों में बांटा गया है। इसके निर्माण को निम्न भागों में बांटा गया है। तो नंबर 1 भाग डालना लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण, नंबर 1 डालना लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण, और इसमें लिखना जीवांश पदार्थों के विच्छेदन पर, जीवांश पदार्थों के विच्छेदन पर जीवांश पदार्थों के विच्छेदन पर शर्करा, स्टार्च, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज का विच्छेदन होने से इनकी मात्रा कम हो जाती है, तथा लिग्निन एवं तेल वसा की मात्रा बढ़ जाती है। लिग्निन एवं तेल वसा की मात्रा बढ़ जाती है।
इस प्रकार ये पदार्थ, ये प्रतिरोधी पदार्थ, इस प्रकार ये प्रतिरोधी पदार्थ नाइट्रोजन पदार्थ के साथ संयोग करके लिग्नोप्रोटीनेट यौगिक का निर्माण करता है। नीचे लिखेंगे नंबर 2 रोधी अणु, नंबर 2 पॉइंट डाल देंगे। रोधी अणु जीव ऊतक का निर्माण, ये टॉपिक डालेंगे। रोधी अणु जीव ऊतक का निर्माण, इसमें लिखेंगे शर्करा व अन्य पदार्थों के विच्छेदन से ऊर्जा निकलती है। और अमोनिकल लवण बनते हैं। उससे सूक्ष्म जीव अपना अमोनिकल लवण बनते हैं, उससे सूक्ष्म जीव अपना अणुजीव उत्तक बनाते हैं। सूक्ष्म जीव अपना अणुजीव उत्तक बनाते हैं। नीचे की लाइन में लिखेंगे कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन के दौरान जीव अणु पॉलीयूरोनाइड का संश्लेषण होता है या करते हैं। का संश्लेषण करते हैं। ये यौगिक अणुजीव उत्तक के साथ में मिल जाते हैं। अणुजीव उत्तक के साथ में मिल जाते हैं। अब आगे लिखेंगे भाई 3rd पॉइंट लिखेंगे प्रोटीन मृत्तिका संयोजन। इसमें लिखेंगे कले एक अम्लीय लवण होता है।
प्रोटीन में क्षारीय गुण होते हैं। प्रोटीन में क्षारीय गुण होते हैं जिससे कले में प्रोटीन का अधिशोषण हो जाता है। कले में प्रोटीन का अधिशोषण हो जाता है। ठीक है ना। नीचे लिखेंगे लाइन बदल करके, उपरोक्त सभी पदार्थों के अंतः मिश्रण से ह्यूमस का निर्माण होता है। उपरोक्त सभी पदार्थों के अंतः मिश्रण से ह्यूमस का निर्माण होता है। ह्यूमस का निर्माण होता है। तो ये था ह्यूमस का निर्माण। तो अब आगे अपना अगला टॉपिक देखते हैं, ह्यूमस का संगठन। ह्यूमस का संगठन। तो ह्यूमस के संगठन के अंतर्गत ह्यूमस में इसका संगठन मृदा में संगठन बदलता रहता है। तो संगठन में नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स में नंबर 1 आता है सेल्यूलोज। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट में सेल्यूलोज 5 से 12%। 5 से 12%। दूसरा है हेमीसेल्यूलोज। ठीक है ना। सेल्यूलोज 5 से 12, हेमीसेल्यूलोज 3 से 5%। ठीक है। नंबर 2 पर आता है वसा व वसीय यौगिक। वसा एवं वसीय यौगिक 1 से 5%। वसा एवं वसीय यौगिकों में 1 से 5% तक आते हैं। लिग्निन। लिग्निन 35 से 55%। 35 से 55%। और प्रोटीन प्रोटीन 35 से 40% या 30 से 35%। ये है इसका संगठन। और एक खनिज मृदा में ह्यूमस में तत्वों के आधार पर इसका संगठन अलग होगा। तो पहले आप इसे उतारेंगे। पहले आप इसे उतार लें संगठन में।
अब नीचे है देखो, तत्वों के आधार पर इसका संगठन देखेंगे खनिज मृदा में, तो कार्बन पाया जाता है, कार्बन की जो मात्रा होती है वो 50% होती है। नंबर 2, दूसरा तत्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा ये होती है 35%। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 35%। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 5%। और नंबर 4 नाइट्रोजन, ये भी 5%। तो ये तत्वों के आधार पर इसका क्या है? वर्गीकरण है। तो आप टॉपिक डालेंगे एक खनिज मृदा में, ह्यूमस का तत्वों के आधार पर, एक खनिज मृदा में ह्यूमस का तत्वों के आधार पर संगठन अर्थात भारात्मक दृष्टिकोण से, ठीक है। अब उतार लेंगे ये कार्बन 50%, ऑक्सीजन 35%, हाइड्रोजन 5, नाइट्रोजन 5। और 5% में अन्य तत्व आ जाते हैं, बाकी बचेगा उसमें। ठीक है, तो ये इसका क्या है? भारात्मक दृष्टिकोण से संगठन है एक खनिज मृदा का। अब जो टॉपिक है वो है जीवांश पदार्थ। जीवांश पदार्थ का मृदा गुणों एवं उर्वरता पर प्रभाव। जीवांश पदार्थ का मृदा गुणों एवं उर्वरता पर प्रभाव। तो इस जीवांश पदार्थ का मृदा गुणों और उर्वरता पर प्रभाव अर्थात जैविक, भौतिक और रासायनिक सभी गुणों पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है इसका। ठीक है ना, सारे गुण क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। जैसे मृदा पर प्रभाव, जैसे मृदा संरचना, मृदा की संरचना में क्या हो जाता है? बदलाव आ जाता है। ठीक है ना, मृदा कणों को आपस में बांधकर दानेदार संरचना का निर्माण हो जाता है इससे। ठीक है ना, तो मृदा संरचना में सुधार आ जाता है। नंबर 2 जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता, इसमें सुधार आ जाता है। जल धारण क्षमता अधिक हो जाती है मृदा की। ह्यूमस के आधार पर ह्यूमस जल को अवशोषित कर लेता है, तो जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। वायु संचार अच्छा होता है क्योंकि मृदा क्या हो जाती है? खुली हो जाती है, तो वायु का संचार आसानी से हो जाता है, वायु संचार बढ़ जाता है। मृदा का ताप भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, यानी इसमें इसका रंग गहरा हो जाता है, जिससे ये ताप को अवशोषित कर लेता है, तो ताप भी बढ़ जाता है। मृदा अपर्दन, तो मृदा अपर्दन पर भी प्रभाव पड़ता है, मृदा का अपर्दन भी
नहीं होता, अर्थात एक दूसरे कण हैं मृदा के वो आपस में बंध जाते हैं। भू परिष्करण, भू परिष्करण, तो भूमि का क्या हो जाता है, इसमें मृदाओं में भू परिष्करण क्रियाएं आसानी से हो जाती हैं। इसके बाद में वाष्पीकरण, वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, गहरा रंग हो जाता है तो मृदा आपको अवशोषित कर लेता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। नंबर 8 सुघट्यता व सहसंजन, सुघट्यता एवं सहसंजन, सुघट्यता और सहसंजन की क्षमता बढ़ जाती है इनकी। इसके बाद में नंबर 9 नंबर पर आता है धनायन विनिमय क्षमता बढ़ जाती है, धनायन विनिमय क्षमता बढ़ जाती है। धनायनों का आसानी से क्या हो जाता है, संयोजन हो जाता है। उभय प्रतिरोधन क्षमता, उभय प्रतिरोधन क्षमता, तो उभय प्रतिरोधन क्षमता हो जाती है, बढ़ जाती है इसकी। नंबर 11 पर आ जाता है पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। और इसके बाद में लवणता में सुधार आ जाता है, लवणता में सुधार, तो मृदा लवणीय मृदा हो जाती है वो, उसमें सुधार आ जाता है। और पोषक तत्वों नंबर 13 नंबर आता है, पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि हो जाती है, पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि ये हो जाती है। नंबर 14 पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जैविक प्रभाव हो जाता है, ठीक है ना, जैविक प्रभाव, इसमें पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव पड़ता है वो। और इसके बाद में आ जाता है पौधों की वृद्धि पर प्रभाव, ठीक है ना, पौधों की वृद्धि पर प्रभाव। तो इनके बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखेंगे। तो आप लिख लेंगे पहले, जीवांश पदार्थ मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को प्रभावित करते हैं। जीवांश पदार्थ मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को प्रभावित करते हैं। अब लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट, मृदा संरचना, नंबर 1 पॉइंट डाल देंगे मृदा संरचना। तो लिख लें आप, ये पदार्थ मृदा कणों को आपस में बांधकर दानेदार संरचना का निर्माण करते हैं, आपस में बांधकर दानेदार संरचना का निर्माण करते हैं, जिससे मृदा संरचना में सुधार होता है। दानेदार संरचना का निर्माण करते हैं जिससे मृदा संरचना में सुधार होता है, ठीक है, मृदा संरचना में सुधार होता है। नंबर 2 लिखो, जल धारण क्षमता। नंबर 2 जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता, तो इसमें लिखेंगे ह्यूमस की जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण, ह्यूमस की जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है
मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है ना, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। यह जल संतृप्त वातावरण से संतृप्त वातावरण से 80 से 90% जल सोख लेता है। 80 से 90% जल सोख लेता है। इसके बाद में नीचे तीसरा पॉइंट डाल देंगे, वायु संचार। वायु संचार, इसमें लिखेंगे मृदा में रंध्रावकाशों की या रंध्रों की संख्या बढ़ जाती है। रंध्रों की संख्या बढ़ जाती है जिससे वायु संचार में बढ़ोतरी होती है या वायु संचार बढ़ जाता है। रंध्रों की संख्या बढ़ जाती है जिससे वायु संचार बढ़ जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मृदा ताप। मृदा ताप, इन पदार्थों से मृदा गहरे रंग की हो जाती है। गहरे रंग की हो जाती है जिससे तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। गहरे रंग की हो जाती है जिससे तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। और सर्दियों में भी पौधों की अच्छी वृद्धि होती है। तापमान बढ़ेगा तो सर्दियों में भी पौधे की अच्छी वृद्धि होती है। आगे नंबर 5, मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन, इन पदार्थों से मृदा अपर्दन, इन पदार्थों से मृदा कण एक दूसरे से बंध जाते हैं। एक दूसरे से बंध जाते हैं। मृदा कण एक दूसरे से बंध जाते हैं जिससे मृदा अपर्दन कम होता है। जिससे मृदा अपर्दन कम होता है। ठीक है। अगला पॉइंट डाल देंगे आप, भूपरिष्करण। भूपरिष्करण, तो इसमें लिखेंगे इन पदार्थों से भूपरिष्करण, इन पदार्थों से चिकनी मृदा में भी, इन पदार्थों से चिकनी मृदा में भी, चिकनी मृदा में भी भूपरिष्करण क्रियाएं आसानी से हो जाती हैं। भूपरिष्करण क्रियाएं आसानी से हो जाती हैं। ठीक है। आगे लिखेंगे वाष्पीकरण। नंबर 7 पर वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, तो इसमें लिखेंगे इन पदार्थों की उपस्थिति से वाष्पीकरण कम होता है। वाष्पीकरण कम होता है। वाष्पीकरण कम होता है तथा नमी बनी रहती है। तथा नमी बनी रहती है।
और पौधों की अच्छी वृद्धि होती है। 8 नंबर पर टॉपिक डालेंगे सुघट्यता और सहसंजन। सुघट्यता और सहसंजन, प्लास्टिसिटी एंड कोहेजन। बलुई मृदा में ह्यूमस मिलाने से बलुई मृदा में ह्यूमस मिलाने पर सुघट्यता और सहसंजन के गुण बढ़ जाते हैं। बलुई मृदा में ह्यूमस मिलाने पर सुघट्यता और सहसंजन यानी ये भौतिक गुण बढ़ जाते हैं, जबकि चिकनी मृदा में ह्यूमस मिलाने पर चिकनी मृदा में ह्यूमस मिलाने पर ये गुण कम हो जाते हैं। चिकनी मृदा में ह्यूमस मिलाने पर ये गुण कम हो जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है धनायन विनिमय समता। नंबर 9, धनायन विनिमय समता। इसमें लिख लेंगे ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होने पर ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होने पर मृदा की धनायन विनिमय क्षमता बढ़ जाती है। ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होने पर मृदा की धनायन विनिमय क्षमता बढ़ जाती है। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है ना। ह्यूमस कणों पर के पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Mg+2, Ca+2, Ca+2 आदि धनायन अधिशोषित होते हैं। ठीक है, नीचे लिखेंगे। अब 10वां नंबर का पॉइंट है उभय प्रतिरोधन क्षमता। उभय प्रतिरोधन क्षमता ठीक है ना। तो नीचे लिखेंगे अब इसमें उभय प्रतिरोधन क्षमता में बढ़ोतरी हो जाती है। उभय प्रतिरोधन क्षमता में बढ़ोतरी हो जाती है जिससे मृदा का पीएच अचानक परिवर्तित नहीं होता है। अचानक परिवर्तित नहीं होता है। अचानक परिवर्तित नहीं होता है। नीचे लिखेंगे पोषक तत्वों की मात्रा। पोषक तत्वों की मात्रा
तो लिख लेंगे इनसे आवश्यक पोषक तत्व, इनसे आवश्यक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आवश्यक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK है ना, एस, सल्फर की मात्रा बढ़ जाती है, की मात्रा बढ़ जाती है, आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। अब लिखेंगे लवणता में सुधार, लवणता में सुधार। इसमें लिखेंगे ये पदार्थ कार्बनिक अम्लों, कार्बनिक अम्लों, कार्बनिक अम्लों, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ब्यूटाइरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं कार्बनिक अम्ल, जैसे सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और ब्यूटाइरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जिससे मृदा लवणता में सुधार होता है, जिससे मृदा लवणता में सुधार होता है। नंबर 13, पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि, पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि, उपलब्धता में वृद्धि। अब इसमें लिख लेंगे अविलय एल्यूमिनियम और आयरन, अविलय एल्यूमिनियम और आयरन फास्फेट से क्रिया करके, अविलय एल्यूमिनियम और आयरन फास्फेट से क्रिया करके फास्फोरस को विलय करके, विलय रूप में, फास्फोरस को विलय रूप में परिवर्तित कर देते हैं, फास्फोरस को विलय रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार अनुपलब्ध पदार्थ को, अनुपलब्ध पदार्थ को उपलब्ध बना देते हैं, अनुपलब्ध पदार्थ को उपलब्ध बना देते हैं। और 14 पॉइंट लिखेंगे जैविक प्रभाव, जैविक प्रभाव, तो इसमें लिखेंगे ये पदार्थ जीवाणुओं का, जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं, ये पदार्थ जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं तथा जैविक दशा में सुधार करते हैं, तथा जैविक दशा में सुधार करते हैं। जैविक दशा में सुधार करते हैं। इन पदार्थों के विच्छेदन पर, इन पदार्थों के विच्छेदन पर अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण जैसी लाभप्रद क्रियाएं होती हैं,
जैसी लाभप्रद क्रियाएं होती हैं। ठीक है। और नंबर 15 पर लिखो पौधों की वृद्धि पर प्रभाव। पौधों की वृद्धि पर प्रभाव। ह्यूमस में वृद्धि हार्मोन जैसे ह्यूमस में वृद्धि हार्मोन जैसे इंडोल एसिटिक अम्ल, वृद्धि हार्मोन जैसे इंडोल एसिटिक अम्ल, ठीक है ना, इंडोल एसिटिक अम्ल IAA, इंडोल एसिटिक अम्ल, और इंडोल प्रोपियोनिक अम्ल पाए जाते हैं। इंडोल एसिटिक अम्ल और इंडोल प्रोपियोनिक अम्ल पाए जाते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए या पौधों की वृद्धि करते हैं, पौधों की वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये थे मृदा गुणों और उर्वरता पर प्रभाव। ठीक है ना। अब एक पॉइंट और लिखेंगे आप। अब ये 15 पॉइंट थे आपके इनके लाभ के। अब कुछ गुण हैं इसके, कुछ प्रभाव डालता है ये हानिकारक प्रभाव भी, कुछ गुण हानिकारक प्रभाव भी डालता है। तो आप लिखेंगे जीवांश, टॉपिक डाल देंगे जीवांश पदार्थ। जीवांश पदार्थ के मृदा में हानिकारक प्रभाव। जीवांश पदार्थ के मृदा में हानिकारक प्रभाव। हानिकारक प्रभाव, लाभप्रद की तुलना में हानिकारक प्रभावों की संख्या कम है। ठीक है ना। हानिकारक प्रभाव, तो हानिकारक प्रभाव नंबर 1 लिखना आप। जीवांश पदार्थ नंबर 1 पॉइंट लिखना। जीवांश पदार्थ जो मृदा के अंदर रोग पैदा करते हैं, रोग पैदा करने वाले जीवाणु, रोग पैदा करने वाले जीवाणु, इनके लिए क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये इन्हें क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं। ऊर्जा और भोजन इसके स्रोत हैं, तो रोगों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो पॉइंट नंबर डालने एक, मृदा जीवांश पदार्थ रोग पैदा करने वाले जीवों को ऊर्जा व भोजन देकर लंबे समय तक जीवित रखते हैं। ऊर्जा व भोजन देकर लंबे समय तक जीवित रखते हैं, लंबे समय तक जीवित रखते हैं। आगे पौधरोपण में समस्या आती है। पौधरोपण में समस्या आती है, यानी कि इन पदार्थों को मिलाने में समस्या आती है, तो पौधरोपण में समस्या आती है। पौधरोपण में समस्या आती है। आगे इन पदार्थों के विच्छेदन पर फाइटोटॉक्सिन का निर्माण होता है। फाइटोटॉक्सिन्स का निर्माण होता है जो पौधों के लिए हानिकारक होता है। फाइटोटॉक्सिन का निर्माण होता है जो पौधों के लिए हानिकारक होता है।
इस प्रकार ये हानिकारक प्रभाव हैं, यानी एक तो जो पौधों के अंदर जो रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु हैं उनको ये भोजन और ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे वो जीवाणु लंबे समय तक जीवित रहते हैं और रोग उत्पन्न करते रहते हैं। तो ये भी एक इनका हानिकारक प्रभाव है। दूसरा है कि इन मृदा जीवांश पदार्थों को जब मिट्टी में मिलाया जाता है तो मिलाने की समस्या आती है, तो इस प्रकार उस पौधरोपण में समस्या उत्पन्न हो जाती है अपने पास में। तीसरा जो इसका कारण है कि इन पदार्थों का जब मृदा में विच्छेदन होता है तो विच्छेदन के फलस्वरूप एक ये पदार्थ भी बनता है फाइटोटॉक्सिन। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। फाइटोटॉक्सिन पदार्थ जीवांश पदार्थ के विच्छेदन पर बनने वाला पदार्थ है फाइटोटॉक्सिन पदार्थ, जो पौधों की वृद्धि के लिए हानिकारक होता है। तो ये है जीवांश पदार्थ का मृदा पर हानिकारक प्रभाव। लाभ के साथ साथ में हानिकारक प्रभाव भी पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखना इनका, अच्छे तरीके से याद रखना इनको, और नियमित क्लासों के साथ साथ में नियमित रूप से आप रिवीजन करते रहें, जिसके फलस्वरूप आपको अपने परिणाम में बहुत लाभ होगा। और अच्छे से आप रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। आप पूरी तैयारी के साथ में जो भी टेस्ट वगैरह लगते हैं वो दें। धन्यवाद। आगे की क्लास में देखेंगे अब।